फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए फिर बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई टॉपिक, जो कोर्स 1 और कोर्स 6 दोनों में पढ़ना है, जानना है। तो इससे जो है वीवीआई इम्पॉर्टेंट टॉपिक दो कोर्स के लिए माना जाता है, जो समाजीकरण है। तो मैं अभी आपके पास समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य के साथ साथ उसकी जो सिद्धांत है उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है। तो ये समाजीकरण जो दोनों कोर्सों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस टॉपिक को आप लोग लास्टों तक देखेंगे, लास्ट तक वीडियो को अंत तक, एंड तक देखने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट तक जो है आप बने रहेंगे वीडियो में। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। समाजीकरण की प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। समाजीकरण की प्रस्तावना में समाजीकरण के बारे में हम जानेंगे कि समाजीकरण है क्या। तो हम सब जानते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जो है क्या करता है कि एक जैविक प्राणी यानी जीवित प्राणी जहाँ पे निवास करते हैं उस समाज में जो है बच्चा जन्म लेता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ मांस हड्डी का एक जो है पुतला रहता है। तो उसी समाज में रह कर के बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। अब इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रह कर के विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ मांस हड्डी का जो है एक पुतला रहता है, एक रचना रहता है, लेकिन वह समाज के अंदर रह करके सामाजिक सारी गुणों को, सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है। समाजीकरण के द्वारा ही वह क्या करता है, अपने संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं जो भी होती है वो सभी को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित जो है होते देखता है और वह उसको जीवित रह करके उसको सीखने के काम करता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो समाज फिर आगे है कि समाज से बाहर व्यक्ति नहीं है। समाज से बाहर कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है, कहा गया है कि समाज से बाहर जो है कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, समाज से पृथक वह असहाय है। पर जो समाज से अगर के अलग रह कर के कोई व्यक्ति रहता है तो वह क्या होता है, असहाय, जिसका कोई सहारा नहीं होता। समाज से दूर होकर वह चल फिर नहीं सकता, बोल चाल नहीं सकता। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन यदि असंभव नहीं तो कठिन एवं दूभर अवश्य है। समाज के अगर से अभाव में मतलब कोई व्यक्ति सोचे कि हम बिना समाज के अंदर रहे हम अपने काम को पूरा कर ले तो वह जो है कठिन तो नहीं होगा लेकिन दुर्लभ होगा। बहुत मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ेगा जीवन व्यतीत करने में। जैसे मृत्यु होता है, फंक्शन हो गया, इस सब में जो है समाज का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसलिए समाज का जो है उस समय परेशानी महसूस होता है जब कोई आदमी समाज के अंदर नहीं रहता है। तो क्या, किंतु समाज कोई ऐसा जुदाई करिश्मा नहीं कर देता है कि जन्म लेते ही बच्चा चलने फिरने लगे। मतलब कह रहा है कि ये नहीं है कि समाज ही जो है बच्चे के अंदर कोई ऐसा करिश्मा कर देता है कि बच्चा जन्म लेता है और फिर वो चलने फिरने लगता है, बोलने चलने लगे, समझने लगे या समझाने लगे। ऐसा कोई समाज के अंदर नहीं रहता, लेकिन यह प्राकृतिक देन होता है। प्राकृतिक देन की वजह से समाज में बच्चा जन्म लेने के बाद, सामाजिक परिवेश में रहने के बाद वह उसी ढंग को, बोल चाल को, गुण को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसा तो सामूहिक जीवन के दौरान जीवित प्रयत्न चलने वाली एक जो है प्रक्रिया है के द्वारा क्या होता है कि संभव होता है। मतलब ये सब जो काम होती है कि बोलना, चालना, समझना, ठीक है, उसका गुण जो है व्यवस्थित करना, ये सब जो है समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। और यह जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जो है समाज से बच्चे जो है जीवन तक जो है, जीवन से मृत्यु तक जो है, जन्म से मृत्यु तक कोई भी काम को सीखने का कोशिश करता रहता है। अब समाजीकरण के बारे में जानेंगे कि समाज जो होता है एक बच्चे को व्यक्ति के निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। सर्वांगीण विकास जिस तरीके से शिक्षा के बिना बच्चों के अंदर नहीं होता, उस तरीके से सामाजिक विकास बच्चों के अंदर समाज के बिना नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अब समाजीकरण की परिभाषा कराए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समाजीकरण की परिभाषा निम्नलिखित है, जिसमें से ग्रीन के अनुसार कहा गया है। क्या कहा गया? तो समाजीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्ति को प्राप्त करता है। मतलब ग्रीन महोदय कहते हैं कि समाजीकरण एक वैसी प्रक्रिया है
जिसमें बच्चा जो है क्या करता है, संस्कृति विशेषताओं तथा अपने आप के व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, अपने आप किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है उसे सीखता है। फीचर के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और इसके साथ अनुकूलन करता है। मतलब कह रहा है कि फीचर महोदय कहते हैं कि समाजीकरण जो है एक वैसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसी के साथ अनुकूल करता है, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख लेता है। प्रोप्राइटर A.W. ग्रीन के अनुसार कहा गया कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। फिशर के अनुसार कहा गया समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उसमें अनुकूलन करना सीखता है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा है। कुक के अनुसार कहा गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है। मतलब समाजीकरण की ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, कि उसमें बच्चे जो है रह करके जो है अपने आप को जो है उस समाज के अंदर जो भी गुण होता है उस सभी गुण को वह स्वीकार करता है और फिर उससे जो है समाज के विकास में अपना योगदान देता है। रॉश के अनुसार कहा गया सहयोग करने वाले लोगों में अह की भाव का, ठीक है, विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प को समाजीकरण कहते हैं। मतलब सहयोग करने वाले जो भी लोग होते हैं उसके अंदर जो है अह की भावना, मतलब कहते हैं घमंड की भावना का जो है ना होना, ठीक है, उसके कहते हैं और काम करने की भावना का विकास और उसके साथ साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प जो होता है उसका जो लक्ष्य होता है उसका जो वो लक्ष्य होता है उस व्यक्ति का, उसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से अनेक जो है प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो है अनेक प्रकार की जो है परिभाषा को व्यतीत करने का काम किया है, बताने का आप समाजीकरण की विशेषताएँ। तो समाजीकरण की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि बच्चे समाज से सीखने की कोशिश करते हैं। तो वही कहा गया समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, अर्थात समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है तो उसमें बच्चे क्या सब सीखते हैं। तो समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ सीखता है बच्चा। समाज के अंदर रह करके समाज में किस तरीके से रहना है, उसकी संस्कृति को, उसके आदर्श को, उसके मूल्य और परंपरा को, ये सब चीज़ को सीखता है। चलना, बोलना, खाना तथा कपड़ा पहनना, पढ़ना लिखना आदि सभी क्रियाओं को जो है क्या करता है वह व्यक्ति समाज से ही सीखता है। इसलिए समाज को कहते हैं सीखने की प्रक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो समाज को क्या किस नाम से जानेंगे? सीखने के अनुसार समाज जो है समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। वगैरह कि बच्चा जो है समाज में सभी प्रकार की क्रिया को सीखता है, सच बोलना भी, झूठ बोलना भी, चोरी करना भी, ठीक है, शराब पीना, अन्य नशा करना, जुआ व सट्टा खेलना, ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो है हम कह सकते हैं कि समाज का जैसा जिसके संगत समाज के अंदर जिस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का होगा उसी तरीके से वह व्यक्ति जो है उस समाज के अंदर रह करके अपने आप को सीखेगा। इसलिए समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। ये समाजीकरण की विशेषताएँ। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है या जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलती रहती है। अनुकरण से प्रभावित, समाजीकरण से अनुकरण करना मतलब उससे जो है हम लोग सीखते हैं देख करके, जैसे बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल के साथियों तथा अनेक दूसरे संगठनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से दूसरे लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करता है, मतलब उसका नकल करता है। तो ये समाजीकरण जो है अनुकरण से प्रभावित है। मतलब सब आदमी जो है, कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने आस पड़ोस, अपने माता पिता, अपने घर के अंदर रहने वाले भाई बहन, दादा दादी के कार्यों को देखता है और उसका नकल करता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है क्या कहेंगे अनुकरण की से प्रभावित होना समाजीकरण की महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार वे बहुत से सामाजिक व्यवहारों एवं गुणों को सीख लेता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देता है, मतलब आसान कर देता है समाजीकरण की प्रक्रिया को अनुकरण करके नकल करने के हिसाब से। उसके बाद है आत्मसात की प्रक्रिया। समाजीकरण आत्मसात मतलब आत्म व्यक्ति होना, मतलब अपने आप पे भरोसा करना। वही कहा गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रतिमानों तथा स्वीकृत व्यवहारों को आत्मसात करता है। यह सब उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है जिस समाज में रहता है उस समाज के अंदर रहने के बाद जो है वह व्यक्ति अपने आप को अपने बल पे खड़ा होना, चलना सीख जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसात की प्रक्रिया, ठीक है, जिससे अपने आप को वह पहचान बना लेता है अपने समाज में। अब समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब होता है क्या कि कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी रीति रिवाज हो गया, ठीक है, अथवा चरण हो गया, स्पर्श करना, ठीक है, इज्जत के साथ किसी के साथ पेश आना, किसी से हाथ मिलाना, गले लगना, प्यार से बातें करना, ये समाजीकरण की सापेक्षिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा सभ्य समाज में रहने वाले बच्चे इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? सीखने का काम करते हैं।
ये कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा ही प्राचीन भारत में जो है समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विशेष रूप से मध्यकाल से जो है उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, मतलब पर्दा लगाना, ठीक है। औरतों को जो है पर्दा जो है प्रथा मतलब पर्दा के अंदर रहने की जो है प्रक्रिया का जो है प्रचलन किया गया। उसके बाद कहा गया कि ये जो है अभी भी जो है यह विद्वान है, जबकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन बहुत तेज़ी से है। तो ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक है, जिसमें सभ्य लोग जो है अपना जो है सम्मान करना और कराना दोनों सीखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है, यानी जो बच्चे समाज में जन्म लेते हैं अपने परिवार से, वो सभी चीज़ को सीखते हैं, रीति रिवाज को, रहन सहन को, खान पान को, और फिर वह अपने से आने वाले पुश्तों को जो है वह क्या करते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं। मतलब उसके लिए जो है वह छोड़ के चले जाते हैं दूसरी पीढ़ी के लिए। उसको समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण करना कहते हैं। आजीवन प्रक्रिया, ये जो है समाजीकरण एक जो है विशेषता है। समाजीकरण की एक ये विशेषता है कि वे क्या करते हैं कि आजीवन प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर वह चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है यह हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आता जब वह उस कुछ जो है समाज से, परिवार से, देश से न सीखता हो। हर पल हर समय वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए समाजीकरण आजीवन प्रक्रिया है। 8वां समाजीकरण की विशेषताओं में से समाज का जो है प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, मतलब समाजीकरण जो है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बन जाता है। मतलब इस समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया में मतलब समाज में रह करके जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, जो रीति रिवाज, जो क्रियाएँ होती है, उससे जो है उसमें बच्चे भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद अपने आप को उस योग्य जो है बनना सीखते हैं। वही कह रहा है कि समाजीकरण जो है सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण जैसे परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि के व्यवहारों को नियंत्रित करता है तथा वांछित एवं अवांछित व्यवहार प्रतिमानों में अंतर करना सीख जाता है। मतलब कह रहा है कि समाजीकरण की जो ये प्रक्रिया हैं, इस प्रक्रिया के अंदर जो है, ठीक है, बच्चे जो है अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने समुदाय के अंदर जो है जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रित कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर समा लेता है और उससे अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। वांछित एवं अवांछित व्यवहार के अंदर जो है कौन गलत व्यवहार है, कैसा गलत सही व्यवहार है, उसके अंदर बीच जो है अंतर करना, फर्क करना सीख जाता है। इस प्रकार समाजीकरण के द्वारा ही कोई बालक समाज का सामान्य सदस्य बन पाता है। मतलब इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है सही गलत की जब पहचान समाज के अंदर होने वाली जो है मतलब क्रियाओं को जब बच्चा करने लगता है तो वह क्या होता है कि वह समाज के अंदर एक जो है सामान्य सदस्य बन जाता है, ताकि वह समाज के अंदर गलत और सही की पहचान कर सके। अनुकूलनशीलता, समाजीकरण में अनुकूलनशीलता की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा जाता है इसको, क्योंकि ये जो अनुकूलनशीलता है इसके द्वारा कहा गया कि समाजीकरण जो है समाज का विकास जो है तब होगा जब समाज में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए जो है वह वातावरण, वह माहौल अनुकूल हो। जैसे कहा कि बालक का प्रारंभिक जीवन परिवार में माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बीतता है। जब बालक विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है तो उसे एक नए संसार का आभास होता है। मतलब जब बालक जो है विद्यार्थी के जीवन में जब कहते हैं प्रवेश कर जाता है तो उसको जो है एक नए जीवन का जो है क्या होता है, आभास होता है जो है, क्योंकि बच्चे पहले जो है जन्म लेने के बाद परिवार में माँ, बहन, भाई, माता पिता के साथ रहना सीखता है, लेकिन जैसे ही विद्यालय जाता है तो वहाँ जो है बच्चों के साथ रहना सीखता है। तो इस तरीके से जो है परिवार के अंदर जो है ये अनुकूलनशीलता, मतलब बच्चे वहीं जो है कहते हैं समाजीकरण की क्रिया को स्थापित करते हैं जहाँ पे उसके लिए जो है वातावरण, माहौल अनुकूल हो। अब समाजीकरण की विशेषताओं के बाद समाजीकरण के उद्देश्य क्या है, तो समाजीकरण के उद्देश्य में जो है पहला उद्देश्य जो है आधारभूत नियमबद्धता। आधारभूत नियमबद्धता में क्या है, तो कहा गया है कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इस हेतु समाज में अनुशासन एवं नियमबद्धता का होना जरूरी है। मतलब समाज के अंदर जो रहने वाले व्यक्ति है उसका जीवन अगर से अच्छे तरीके से चलना वह सोच रहा है तो उसको समाज के अंदर अनुशासन और नियमबद्धता, जो नियम है समाज का, उसके अनुसार चलना होगा। समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति में अनुशासन एवं नियमबद्धता उत्पन्न करना। मतलब समाज का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों के अंदर, बच्चों के अंदर जो है मुख्य अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन और नियमबद्धता, मतलब जो है क्रमशः सीरियल वाइज किसी भी काम को जो है करने की जो है इच्छा उत्पन्न कराना, इच्छाओं की पूर्ति, ये भी उद्देश्य समाजीकरण का। कहा गया कि समाजीकरण नियमबद्धता के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। समाजीकरण में पुरस्कार स्वयं अपने आप इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। समाजीकरण भूमिका का निर्वाह, सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति समाज में अनेक पद प्राप्त करता है, ठीक है। समाजीकरण भूमिका का निर्वाह भी जो है यह एक उद्देश्य है, क्योंकि समाजीकरण की जो है उद्देश्य में जो हम आपको बता दिए कि समाजीकरण के जो उद्देश्य है उसमें पहला
उद्देश्य हम बताएं आधारभूत नियमबद्धता, ठीक है, अनुशासन सीखना, नियम के अनुसार जो है समाज के अंदर होने वाली जो भी नियम है उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है समाजीकरण जो भी नियमबद्धता है उसके अनुसार अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना। ये ना कि समाज में जो नहीं जो कहते हैं काम करना, उस काम को जो हम करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर, जैसे चोरी करना समाज में बैन रहता है, अगर हम चोरी करना हमारी इच्छा चोरी करना तो हम चोरी करने लगेंगे तो ये समाज के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इच्छाओं की पूर्ति मतलब जो सही काम है, ठीक है, जो सभ्य काम है उस काम को जो है के अनुसार जो है सामाजिक नियमों के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति करने जो है ये समाजीकरण का उद्देश्य होता है। सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना, कहा गया कि व्यक्ति समाज में अनेक पद प्राप्त करता है, जैसे कोई मुखिया होता है, कोई वार्ड होता है, कोई जो है घर के परिवार सदस्य के परिवार होता है, कोई अध्यापक, कोई जो है मतलब मिस्त्री, मतलब सबके अंदर कोई लेबर कैटेगरी के, कोई किसान होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग पद होता है। तो क्या कि अनेक अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वह जो है अनेक प्रकार से अन्य अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद तथा व्यक्ति के संदर्भ में उसे विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है। समाजीकरण के द्वारा वह भूमिका का निर्वाह करना सीख जाता है। मतलब कहा कि समाजीकरण की जो भूमिका है, समाज के अंदर जिस प्रकार की जो नियम है, जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार जो पोस्ट होता है सबका, उसके अनुसार उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना, उसके अनुसार कार्य करना जो है क्या करता है कि बच्चे सीख जाते हैं। क्षमताओं का विकास क्या होता है, कैसा होता है, तो ये जो है कहते हैं समाजीकरण के चौथा उद्देश्य कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी होती है। तो कहा गया कि समाजीकरण व्यक्ति में ऐसे क्षमताएं भी पैदा करता है जिससे वह समाजीकरण परिस्थितियों के साथ सरलतापूर्वक अनुकूलन कर सके। मतलब कह रहा है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके अंदर इस प्रकार की क्षमताएं होती है जिसके अनुसार वह समाज की जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार वह ढल जाता है और फिर उस समाज को अपने लिए जो है अनुकूलन कर सकता है। तो ये जो है समाजीकरण के उद्देश्यों में से थे। अब समाजीकरण के सिद्धांत, ठीक है, तो समाजीकरण के सिद्धांत क्या है। समाजीकरण के सिद्धांतों में कहा गया कि व्यक्ति के समाजीकरण में विभिन्न संस्थाएं एवं समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को समाजीकरण के रूप को जो है कहते हैं प्राप्त कराने में बहुत सारी संस्थाएं, जैसे विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, समाहरणालय हो गया, इस तरीके से पंचायत भवन, ये सब जो संस्थाएं होती है, ये सभी संस्थाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति को समाजीकरण करने में क्या करता है कि योगदान देता है। लेकिन इसके साथ ही आत्म की भावना, सुझाव, अनुकरण, संकेत, मनोग्रंथि आदि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी समाजीकरण की महत्वपूर्ण कारक है। तो कहा कि समाजीकरण की विभिन्न संस्था जो होते हैं वो तो है ही, उसमें क्या कहते हैं समाजीकरण करने के लिए व्यक्ति के अंदर समाजीकरण की व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिए जो विभिन्न संस्थाएं वो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन साथ ही साथ जो है आत्म सुझाव करना, भावना, आत्म भावना, अनुकरण मतलब नकल करना, संकेत के अनुसार, ठीक है, मनोग्रंथि, ये सब भी जो है कहते हैं समाजीकरण की महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी विवेचना कुछ प्रमुख विद्वानों ने सिद्धांत के रूप में किया है। इसमें से सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कूले महोदय है। इसके अनुसार कहा गया, जिसके जो सिद्धांत है कूले महोदय का दिया हुआ जो सिद्धांत है उसको हम कूले का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि चार्ल्स कूले के सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब समाजीकरण में जो कहते हैं कूले महोदय ने जो सिद्धांत दिया उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि आत्मदर्पण के सिद्धांत के नाम से भी उसको जानते हैं, या कूले का सिद्धांत के नाम जानते हैं। कूले महोदय का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स कूले है। कूले महोदय का विचार है कि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से पृथक करके, मतलब व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से अलग करके उसके बारे में कोई विवेचना नहीं की जा सकती है। कूले महोदय का कहना है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति और समाज को जो है एक दूसरे से अलग करके उसकी कोई विवेचना नहीं की जा सकती, उसके बीच में जो है कोई जो है अच्छी काम नहीं किया जा सकता है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कूले महोदय ने स्वयं अपने बच्चे के व्यवहारों पर क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। मतलब कूले महोदय ने अपने घर के जो बच्चे हैं उस बच्चों के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया कि अध्ययन किया, रिसर्च किया, खोज किया, और उसने बताया कि आत्मसमर्पण की प्रक्रिया, मतलब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया, मतलब घर के अंदर जितने भी बच्चे थे उनके सब अपने आप से मतलब रखा करते थे। इसलिए कहा कि आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को समर्पित करने के लिए जो है सभी व्यक्ति क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं। कूले महोदय अपने सिद्धांत के अंदर कहते हैं कि कूले का कथन है कि बच्चा जब व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसके अनुभव विशेष महत्व से होता है। मतलब बच्चा जो है जब कहते हैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका जो अनुभव होता है विशेष महत्व सा होता है, उसका कुछ और ही महत्व होता है बच्चों का, और वह नवीन अनुभव के आधार पर नवीन सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करता है। मतलब बच्चा जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, जब बच्चा जन्म लेने के बाद, तो उसके अंदर जो सीखने की जो कहते हैं जो चाह होती है, अनुभव जो होता है उसका विशेष प्रकार से होता है, और वह जल्दी जो है किसी बात को वह सीख लेता है, नए व्यवहारों को वह क्या करता है, अधिगम करता है, सीखना शुरू कर देता है। ये कौन कह रहा है, तो ये कूले महोदय कहते हैं। ये जो समाजीकरण के सिद्धांत है, समाजीकरण के सिद्धांत में पहले मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जो है
वह कूले महोदय के सिद्धांत के अनुसार है। आगे है मीड का सिद्धांत। तो मीड महोदय के अनुसार कहा गया कि आत्म जो है स्वयं के बारे में एक चेतना है। मीड महोदय कहते हैं कि आत्म स्वयं के बारे में एक चेतना है। इस आत्म चेतना का विकास कैसे होता है? प्रोप्राइटर आत्म ने कहा कि मैं, मुझे, मेरे आदेश शब्द का प्रयोग करता है। मतलब बच्चा जो है कहता है मैं क्या हूँ, मुझे क्या हो गया, मेरे पास कैसे ये हो गया। तो इस तरीके से इस शब्द का जो है बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं समाज में। मैं का तात्पर्य उस भाग से है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को दूसरे से अलग सकता है। मतलब दूसरे के बीच में वो तुलना करता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे काला कहते हैं वो, मतलब अच्छे कहते हैं एजुकेशन वाला हूँ। तो इस तरीके से बच्चे दूसरे से अलग समझते हैं मैं का प्रयोग करके। मुझे शब्द जो है इस जो है स्वरूप को स्पष्ट करता है। मुझे शब्द का मतलब करे कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, तो यह स्पष्ट करता है। जो इससे अपने बारे में दूसरे की दृष्टि से दिखाई देता है, तो अपने बारे में जो दूसरे की तुलना में वो अपने आप को जो परखने की कोशिश करता है। तो ये समाजीकरण की दूसरी सिद्धांतों में मीड महोदय का सिद्धांत है। मीड महोदय का विचार है इस सिद्धांत के तहत कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से प्रभावित होने लगता है, लेकिन उसमें आत्म का विकास तब होता है जब वह गुड़ियों के खेल में स्वयं माता पिता की भूमिका निभाने लगता है अथवा अपने से छोटे अबोध बच्चों का नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। मतलब मीर महोदय कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद अपने माता पिता तथा परिवार के जो है सदस्यों के बीच रहता है, उसके कार्य से प्रभावित तो होता है, लेकिन अपने आप पर विश्वास करना जो है तब शुरू करता है जब बच्चे गुड़ियों के साथ खेलना शुरू करता है। कपड़ों की गुड़िया बना करके या जो भी प्लास्टिक वगैरह की गुड़िया, उसके साथ जो है क्या करता है कि खेल जब शुरू करता है उसमें जो है अपने आप को माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन का रोल जब निभाता है तब उसे जो है आत्मसमर्पण का जो है क्या होता है, क्या जो है मतलब क्षमता का विकास होता है। तो ये समाजीकरण के मीड महोदय के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। फ्राइडे के सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि फ्राइडे ने कहा उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में से फ्राइडे जो है मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक जिसने समाजीकरण के सिद्धांत को बताने का काम किया है अपने अनुसार, उनमें से जो है फ्राइडे महोदय का जो है अलग विचार है, सबसे महत्वपूर्ण विचार है। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहारों को कुछ मानसिक शक्तियों के अधीन माना है। फ्राइड महोदय के विचार है कि मनुष्य के व्यवहार मूल रूप से दो परस्पर विरोधी शक्तियों के प्रभावित करता है। मतलब फ्राइडे महोदय के सिद्धांत जो है समाजीकरण के अनुसार, समाजीकरण के लिए जो फ्राइडे महोदय का सिद्धांत है उसमें फ्राइडे महोदय कहते हैं कि बच्चे जो है मानसिक शक्तियों के अधीन जो है उसके व्यवहारों में क्या होता है कि जो है विकास होता है। और उनका ये कहना है कि मनुष्य जितने हैं उसके व्यवहार में मूल रूप से दो परस्पर शक्ति होती है, ठीक है। एक प्रेम तथा दूसरी घृणा की शक्ति होती है। प्रेम एक आजीवन शक्ति है जो जीवन तक क्या होता है, चलता रहता है। प्रेम क्या है, एक आजीवन शक्ति है। क्या है, आजीवन शक्ति है। ये जो है कौन कह रहे हैं, ये फ्राइड महोदय के अनुसार कहा गया कि जो है वह शक्ति है प्रेम तथा घृणा, जो कहा है उनके बारे में क्या थे फ्राइडे महोदय ने प्रेम के बारे में कहा है कि प्रेम और घृणा का विकास सदैव एक ग्रुप में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इसका संबंध मन के अनेक भागों से होने के कारण उनको अभिव्यक्ति के तरीके भी भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट होते हैं। मतलब फ्राइडे महोदय कहते हैं कि जो बच्चे के अंदर मानव व्यवहार का जो विकास होता है वह मानसिक शक्तियों के अधीन होता है। बच्चे के अंदर प्रेम और घृणा की शक्ति पाई जाती है जो जीवन शक्ति है, जीवन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति। किसी से प्रेम भाव के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, अगर चाहे घृणा करके जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो जो है क्या होगा कि बहुत सारी परेशानियाँ शुरू होना जो है क्या होता है शुरू होगा। वही कहा कि जबकि घृणा को जो है सहायक शक्ति कहा, प्रेम को जो है जीवन शक्ति कहा और घृणा को सहायक शक्ति के रूप से जो है क्या फ्राइडे महोदय ने बताया। फ्राइडे महोदय का विचार है कि प्रेम और घृणा का विकास सदैव एक ग्रुप में ही देखने को नहीं मिलता। फ्राइडे महोदय कहते हैं कि प्रेम और घृणा का जो विकास है यह हमेशा एक ग्रुप में नहीं होता, या तो कोई प्रेम करता है तो घृणा नहीं, घृणा करता है तो प्रेम नहीं। इसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि फ्राइड महोदय कहते हैं कि इसको तीन पक्षों में स्पष्ट किया जा सकता है, एक अचेतन मन, एक चेतन तथा एक अचेतन मन। अचेतन मन, चेतन मन और कहते हैं अवचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन। इसके हिसाब से जो है फ्राइडे महोदय ने क्या किया कि उसको स्पष्ट करने का काम किया है। अब ये जो है चेतन, अचेतन और अवचेतन मन, इसको जो है फ्राइडे महोदय ने चेतन, अचेतन और अवचेतन मन के अनुसार व्यक्ति को जो है तीन भागों में बांटा है। समाजीकरण का जो है इसी आधार पे उन्होंने जो है मतलब विकास के बारे में बताया। तो चेतन मन के बारे में कहा है कि चेतन मन व्यक्ति के मन का यह पक्ष होता है जो तत्कालीन जो परिस्थिति होता है उससे संबंधित होता है। तत्कालीन जो आपातकाल जो होता है, तत्कालीन जो परिस्थिति होती है उसका संबंध चेतन मन से होता है। लेकिन अवचेतन मन का जो है संबंध किससे होता है, तो कहा कि अवचेतन मन का संबंध इच्छाओं के निवास से होता है।
इच्छा को पूरे करना जो है अचेतन मन है, तत्कालीन परिस्थितियों को देखने के लिए चेतन मन, और अवचेतन मन जो होता है, ठीक है, यह इस दोनों से क्या होता है, अलग होता है। न तो इच्छा प्राप्त करना और न ही तत्कालीन परिस्थिति, मतलब इस दोनों से क्या होता है, भिन्न होता है, वह अवचेतन मन। तो इसके हिसाब से उन्होंने बताया, ठीक है, फ्राइड महोदय ने, यहाँ पे फ्राइड लिखा हुआ है, फ्राइड महोदय ने, कि जो है समाजीकरण का विकास होता है। दुखरीम महोदय के अनुसार कहा गया कि दुखरीम ने क्या कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो है किसी पृथक सिद्धांत की रचना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अपने पुस्तक साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी में समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिया उन्होंने कहा है, दुखरीम मनोवैज्ञानिक महोदय ने, कि मूल्य, समाज के जो मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, अवधारणा, व्यवस्था जो होता है, संवेग, मृत्यु होता है, और जो भी आदतों की स्थापना होती है, वह सामूहिक चेतना के अंतःक्रिया और पारस्परिक जो है प्रक्रिया के कारण होती है। मतलब समाज के अंदर जो भी नियम, जो भी अवधारणा, जो भी व्यवस्था है, मृत्यु, संवेग, आदत जो होता है, यह जो है अंतःक्रिया और पारस्परिक जो क्रिया होता है उसके अनुसार होता है, उसी के कारण होता है। एक तरह से यह सब कुछ सामान का जो है प्रतिनिधित्व करती है। दुखी महोदय कहते हैं कि यह जो है संवेग, मृत्यु, व्यवस्था, अवधारणा, नियम, मूल्य जो है, ये समाज के अंदर जो होता है, यह क्या करता है कि एक समान प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और इन सबको समाज के अधिकांश व्यक्ति की सहमति प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी नियम जो होता है वह समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं उस सब व्यक्तियों के अंदर जो है समाज की क्या होती है, उसको चलाने के लिए जो नियम बनाते हैं उसकी जो है अधिकतर अपने आप से उसके अंदर जो है क्या होती है, सहमति प्राप्त होती है अधिकांश लोगों की, समाज के अंदर रहने वाले। तब समाजीकरण के अंतर्गत किसी भी नियमों को पारित किया जाता है। इस कर्ज में आप लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि समाजीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाज के अंदर रहना, खाना, पीना, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, राजनैतिक जितनी भी क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं को सीखता है। समाजीकरण के अंदर ही किसी भी बच्चे के अंदर जो है अच्छे और बुरे का विकास होता है, अच्छे संगत से अच्छे का विकास और बुरों के संगत रखने से बुरों का विकास होता है, बुराइयों का विकास होता है। इस तरीके से आप जो है निष्कर्ष में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर से वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको अच्छे तरीके से वीडियो को समझ पाए होंगे आप, और आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।